Good morning class. Good morning all of you. Good morning, good morning. तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो पुष्पभूति वंश है अर्थात जो वर्धन वंश है, ठीक है। उसके जो सबसे महानतम शासक हैं हर्ष अर्थात हर्षवर्धन, ठीक है। तो हर्षवर्धन की क्या राजनीतिक उपलब्धियां थी, कैसे उन्होंने राजनीतिक अभियान किया, कैसे वो गद्दी प्राप्त किए, ठीक है। इन्हीं सब बातों पर आज हम यहाँ पर बात करेंगे। उनका धार्मिक विचार क्या था, हर्षवर्धन का धर्म के क्षेत्र में उन्होंने कैसे योगदान दिया, उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो जो पुष्पभूति वंश है इसके जो संस्थापक हैं, ठीक है, उस पर विद्वान एक मत नहीं है। जो पुष्पभूति अर्थात जो वर्धन वंश है उसके जो संस्थापक को लेकर के विचार है इतिहासकारों में, उसमें एक मत नहीं है, एक मत नहीं है। और दो लोगों का संस्थापक बताया जाता है, ठीक है। जो आपका ग्रंथ कल मैंने बताया था, क्या नहीं मिला है पिंटू कुमार जी, बताइए। ठीक है, तो जो भी प्रश्न होंगे हम आपको समय देंगे लास्ट में पूछने के लिए। आवाज आ रही है हमारी सभी तक? ठीक है। तो जो पुष्पभूति वंश है अर्थात जो वर्धन वंश है उसके जो संस्थापक हैं, ठीक है, जो उसकी आखिर उसने उस वंश की स्थापना किसने की, इस बात नहीं मिला। ओके, ठीक है, उन सभी चीजों पर यहाँ बात ना करें, ठीक है। अभी क्लास करिए, ठीक है, क्योंकि हाँ ठीक है, हाँ वो बाद में करिएगा आप लोग, ठीक है। आप जो भी सवाल है आप बाद में पूछ लीजिएगा सुहानी जी, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि जो पुष्पभूति वंश है, जो वर्धन वंश है, आखिर उसके संस्थापक कौन है और उनके संस्थापक को लेकर के मतलब दो तरीके के विचार हैं, ठीक है। जो आपका बाणभट्ट मैंने कल पढ़ाया था आपको, बाणभट्ट की कृति हर्षचरित, ठीक है। बाणभट्ट ने एक और महत्वपूर्ण कृति लिखी है कादम्बरी, लेकिन उसकी चर्चा बहुत कम होती है। जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है वो है हर्षचरित बाणभट्ट की। तो हर्षचरित के अनुसार यह वर्णन मिलता है कि जो आपका पुष्पभूति अर्थात जो वर्धन वंश है, जो वर्धन वंश है उसके संस्थापक पुष्पभूति वंश का नाम का कोई शासक था, उसी ने इस वंश की स्थापना की, ठीक है। लेकिन जो अभिलेख हैं, जो मोहरे हैं, ठीक है, उन पर ऐसा वर्णन मिलता है कि कोई नरवर्धन नाम का व्यक्ति था, नरवर्धन नाम का व्यक्ति था, उसने इस वंश की स्थापना की, ठीक है। तो ये बहुत स्थापना को लेके महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद इस क्रम में कुछ शासक होते हैं, इस क्रम में कुछ शासक होते हैं। तो यहाँ से आप क्रमशः देखिएगा, राज्यवर्धन प्रथम नाम का व्यक्ति होता है, वह कुछ शासन करता है, उसका नाम मिलता है राज्यवर्धन प्रथम का, ठीक है। मतलब पुष्पभूति को यदि आप शासक मान लेते हैं और नरवर्धन को शासक मान लेते हैं, तो इन दोनों के बाद जो क्रम से जो तीसरा शासक बनता है, ठीक है, या दूसरा कह सकते हैं, तो वो राज्यवर्धन प्रथम होंगे। फिर राज्यवर्धन प्रथम के बाद आदित्यवर्धन की बात आती है, आदित्यवर्धन शासक होते हैं। फिर आते हैं आपके प्रभाकर वर्धन, ठीक है। यहीं से महत्वपूर्ण हो जाता है, जब हम प्रभाकर वर्धन की बात करते हैं, यहीं से
हर्षवर्धन या वर्धन वंश का जो इतिहास है, जो पुष्पभूति वंश का इतिहास है, यहीं से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, प्रभाकर वर्धन से। प्रभाकर वर्धन को, ठीक है, जो मैंने पेज भेजा है आप सभी को ग्रुप में, उसको देखिएगा एक बार। ठीक है, जो प्रभाकर वर्धन है, इनके भी 3 संतान हुई। मैंने कल भी बताया था आप सभी को कि जो प्रभाकर वर्धन है, इनके 3 संतानें हुई। जो पहली संतान थी ठीक है, वो थे राज्यवर्धन, और जो दूसरी संतान थी वो राजश्री थी, अर्थात इनकी पुत्री प्रभाकर वर्धन की। और जो तीसरी संतान थी, अर्थात जो सबसे छोटी संतान थी, वो थे आपके हर्ष या हर्षवर्धन। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको हर्ष मिलेगा, हर्षवर्धन भी मिलेगा। और जब हेन स्वांग, जो चीनी यात्री, जिसको स्वांग चांग कहा जाता है, युआन चांग कहा जाता है, जब वो वर्णन करता है हर्षवर्धन के विषय में, तो वो शीलादित्य नाम प्रयोग करता है। ठीक है, शीलादित्य के नाम से हर्षवर्धन को संबोधित करता है। तो ये प्रभाकर वर्धन की 3 महत्वपूर्ण संतान हैं। क्लियर? तो हाँ, ठीक है, तो ये हाँ, राजश्री पुत्री है। ठीक है, हाँ, तो राजश्री इनकी पुत्री है। 2 पुत्र हैं, 1 पुत्री। ठीक है, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन पुत्र हैं और राजश्री पुत्री है। तो जो प्रभाकर वर्धन शासक है, वो आपका वर्तमान हरियाणा स्टेट है। ठीक है, पंजाब हरियाणा, उसी का प्राचीन समय में एक क्षेत्र था थानेश्वर। ठीक है, जो थानेश्वर इलाका है वो वर्तमान समय पंजाब हरियाणा के अंतर्गत आता है। ठीक है, हाँ, तो उसी के ये शासक थे। जो प्रभाकर वर्धन है, ये उसी क्षेत्र के शासक थे, थानेश्वर के। थानेश्वर, ठीक है, इस तरीके से नाम मिलता है। तो वहां के ये शासक थे। प्रभाकर वर्धन के विषय में जो आप ये बाणभट्ट हैं, ये हर्षचरित में कहते हैं कि इन्होंने भी बहुत सारी उपाधियां धारण की और विजयें की। ठीक है, तो उसमें बताते हैं कि प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक, महाराज धीराज, प्रतापशील, ठीक है, हूण केसरी, सिंधुराज, ज्वर, गुर्जर प्रजागर, गंगा, राधि, पग, तिग, पंच, ठीक है, इस प्रकार की उपाधियां हैं। लाट पाट वपाटचर्य और मालव, लक्ष्मी, ताप, सु। ठीक है, इस प्रकार की प्रभाकर वर्धन ने उपाधियां धारण की। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो इससे ये जाहिर होता है कि प्रभाकर वर्धन हाँ, क्लियर नहीं हो पा। ठीक है, मैं उसको पृष्ठ को भेज दूंगा आपको ग्रुप में। ठीक है, हाँ, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वर्ड कठिन है इसलिए आपको दिक्कत होगी। ठीक है, जो महत्वपूर्ण उपाधि इनकी है, तो वो 2 उपाधियां ध्यान रखिए। एक परम भट्टारक और दूसरी है महाराजा धीराज। ठीक है, ये एक जो सामंत तरीके की उस समय उपाधियां, ठीक है, सामंत सूचक भी थी। तो उस समय के जो जब ये लोग सामंत किसी को बनाते थे, किसी को भूमि दान देते थे, तो इस प्रकार की उपाधियां शासक धारण करते थे। ठीक है, तो परम भट्टारक और महाराज धीराज की उपाधियां प्रभाकर वर्धन ने धारण की। और इनकी जो एक और उपाधि है हूण केसरी, इसका मतलब है कि हूण रूपी हिरणों के लिए सिंह के समान। कहने का मतलब जो हूण आक्रांता आए थे, तो उनको भी पराजित करने के लिए, हूण आक्रांता जब भारत आए तो उनको भी पराजित करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने अभियान किया। तो प्रभाकर वर्धन ने जब अभियान किया तो उसी के उपलक्ष्य में इनको हूण केसरी की उपाधि मिली। ठीक है,
हालांकि इन्होंने अपने पुत्र राज्यवर्धन को भेजा था उसके लिए, ठीक है, जब वृद्धावस्था में थे। तो उस कारण से ये उपाधि इनके लिए बाणभट्ट प्रयोग करते हैं प्रभाकर वर्धन के लिए। एक और उपाधि है सिंधु राज ज्वर, ठीक है, सिंधु राज ज्वर। इसमें कहा जाता है कि सिंधु देश के राजा के लिए ज्वर स्वरूप, मतलब जो सिंधु देश के उस समय शासक थे उनके लिए जिस प्रकार से ज्वर होता है, ठीक है, छोड़ता नहीं है जल्दी, ठीक है, बीमारी एक प्रकार से, तो उसी प्रकार ज्वर ज्वर, हाँ हाँ, यहाँ पर ज्वर लिखा है तो हाँ बुखार का बात हो सकता है, फीवर की बात हो सकती है, ठीक है। तो हाँ उसकी बात की गई है। तो उस प्रकार से ये उनके लिए खतर, मतलब प्रभाकर वर्धन सिंधु के जो शासक थे उनके लिए खतरनाक रहे होंगे, ठीक है, इसलिए शायद बाणभट्ट ने ये उपाधि इनके लिए प्रयोग की है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से इनको गुर्जर प्रजागर कहा गया है। और प्रभाकर वर्धन के लिए जो बाणभट्ट ने एक और उपाधि प्रयोग की है वो गुर्जर प्रजागर। जो अब देखिए, जो गुर्जर प्रतिहार हम आप पढ़ते हैं तो वो देखते हैं काफी बाद में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बात की गई है, अगर हर्षचरित के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि गुर्जरों की नींद हराम करने वाला, मतलब जो गुर्जर थे उनके लिए भी ये काल थे प्रभाकर वर्धन, ठीक है। तो गुर्जरों की नींद को उड़ाने वाले थे ये। इसके बाद फिर इनकी और उपाधि है गंधार धिंग करके, ऐसे एक उपाधि है, इसमें भी ज्वर लास्ट में, ठीक है, प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया है कि गंधार के राजा रूपी सुगंधराज के लिए महान हस्ती ज्वर अर्थात घातक महामारी के समान थे, ठीक है। देखो यहाँ भी बताया गया है कि जो गंधार के राजा थे, ठीक है, जो गंधार के राजा थे उनके लिए भी प्रभाकर वर्धन किसी महामारी से कम नहीं थे, ठीक है, किसी महामारी से कम नहीं थे। हाँ, इस हो सकता है कि ये तो एक साहित्यकार हैं आपके, ये जो बाणभट्ट कवि हैं ये साहित्यकार हैं, तो जरूरी नहीं है कि ऐसा रहा ही होगा, क्योंकि बढ़ा चढ़ा करके कई, हाँ नहीं नहीं, उनके दरबार में ये नहीं थे, ठीक है, हर्षवर्धन हाँ ये हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है, हाँ हाँ तो लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दरबारी कभी ऐसा करते हैं। जब आप आगे हिस्टोरियंस को भी पढ़ेंगे, इतिहासकारों को, मुगल काल में भी, तो आपको ये मिलेगा। जैसे अबुल फजल जब अकबरनामा लिखता है, आईने अकबरी लिखता है, तो उसमें भी अकबर की बहुत ज्यादा प्रशंसा करता है, उसको ईश्वर के रूप में प्रभाषित करता है, ठीक है, हाँ हाँ, देव पूज्य करके ऐसे बात करता है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि इस तरीके से बाणभट्ट ने हो सकता है कि थोड़ा सा प्रशंसा में लिखा हो ऐसा, ठीक है। फिर मालव इनके लिए उपाधि प्रयोग करते हैं लाट पाट वपाट चर्य, ठीक है, ये चंचलता को नष्ट करने वाला एक प्रकार से बताते हैं, ठीक है। एक और उपाधि है मालव लक्ष्मी की, ठीक है। तो जो मालव लक्ष्मी की है, इसके लिए कहते हैं ये बाणभट्ट कि मालवा की राज्य लक्ष्मी रूपी लता के लिए कुल्हाड़ी के समान कहा है, ठीक है। जैसे कुल्हाड़ी के किसी को काट दिया जाता है, ठीक है, कितनी खतरनाक होती है, ठीक, ये वही भय दिखाना चाह रहे हैं कि कितना इससे लोगों में डर था और कितने महान थे बाणभट्ट। नहीं, लता ये, ठीक है, ये शाखा से संबंधित हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कई बार देखिए जो अर्थ होते हैं वो बहुत स्पष्ट नहीं होते, क्योंकि जो उस समय लिखा गया है और जो आज के हिंदी शब्द हैं उनका अर्थ अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि ये जो लिखा गया है वो संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। तो ऐसा बताते हैं। अब मालवा राज्य की बात आती है, तो मालवा राज्य अगर आप मान लेते हैं कि चलो मालवा राज्य जो था वहां के शासक को इन्होंने पराजित किया,
प्रभाकर वर्धन ने। लेकिन मालवा राज्य के किसी शासक का नाम स्पष्ट नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पर बताते हैं कि जो मालवा राज्य के शासक हैं इसमें स्पष्ट नाम नहीं मिलता है, और दो लोगों की बात आती है, एक शिलादित्य और देवगुप्त। अब देखिए शिलादित्य और देवगुप्त, तो दोनों शासक की बात आती है कि कौन था कौन नहीं था, ठीक है। तो ऐसा वर्णन, अपना माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। जो भी सवाल होंगे आप अंतिम में पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि बीच में अगर बोलेंगे तो हमारी क्लास नहीं पूरी हो पाएगी, ठीक है। तो यदि इस उपाधि को हम लेते हैं मालवा लक्ष्मी राज के, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि पराजित किए उनको मालवा के शासक को, लेकिन स्पष्ट शासक का नाम नहीं मिलता है। तो इसलिए कहते हैं कि पराजित किए कि नहीं पराजित किए, इतिहासकार इस संदर्भ में एक प्रश्न सा खड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करें कि इस तरीके से इतना महान और शासक हो गए आपके प्रभाकर वर्धन, और फिर प्रभाकर वर्धन जब बीमार पड़ जाते हैं तब इनकी जो पत्नी है यशोमती, अर्थात जो राज्यवर्धन की माता है यशोमती, जब प्रभाकर वर्धन को देखते हैं कि बीमार है और ये ठीक नहीं होंगे, तो वो एक प्रकार से चिता जला करके सती हो जाती है, ठीक। फिर इसके बाद जब प्रभाकर वर्धन की इसी समय, और ये जो राज्यवर्धन आपके हैं, तो राज्यवर्धन क्या हुण के आक्रमण हो रहे होते हैं उसी समय, तो प्रभाकर वर्धन उनको भेजता है कि आप जाकर के हुणों के आक्रमण को दबाइए। तो जब हुण के आक्रमण को राज्यवर्धन दबाने के लिए चले जाते हैं, तो इसी समय प्रभाकर वर्धन बहुत बीमार होते हैं, और प्रभाकर वर्धन के बीमारी की सूचना जब तक राज्यवर्धन के पास पहुंचती है और वो उसको दबा करके उस विद्रोह को वापस आते आते, तब तक के यहाँ पर प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी होती है। फिर उसके बाद जब राज्यवर्धन आते हैं थानेश्वर, और थानेश्वर आने के बाद फिर अब ये गद्दी नहीं प्राप्त कर गद्दी पर बैठना नहीं चाहते हैं राज्यवर्धन। तो इनसे हर्षवर्धन ये कहते हैं कि हर्षवर्धन गद्दी पे बैठ जाए। हर्षवर्धन अभी एक छोटा सा बच्चा है, ठीक। तो किसी प्रकार से मनाने के बाद जो है क्या होता है कि गद्दी पर ये बैठते हैं राज्यवर्धन। इसी समय क्या होता है, हुण के आक्रमण को दबाने के बाद, ठीक है, जब उसको वहां से दबा के आते हैं आक्रांता के रूप में हुणों को, तो आते हैं ये गद्दी पर बैठते हैं थानेश्वर की राज्यवर्धन। अब देखिए पहले प्रभाकर वर्धन हुआ, फिर उसके बाद राज्यवर्धन हुआ। इसी टाइम पीरियड में प्रभाकर वर्धन थोड़ा सा पहले ही, मरने के पहले ही, वो क्या करता है कि आप देखेंगे जब इतिहास को पढ़ेंगे तो वैवाहिक संबंध के द्वारा कैसे राज्य को बढ़ाया जाता था। जैसे ठीक है, जब आप हर एक डायनेस्टी को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वैवाहिक संबंध के द्वारा कैसे मगध को बढ़ाया गया। फिर जब आप गुप्ता डायनेस्टी पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कैसे बढ़ाया गया वैवाहिक संबंध के द्वारा। तो इस प्रकार से फिर जब मुगल काल में आप पढ़ेंगे तो अकबर के काल में भी वैवाहिक संबंध के द्वारा अकबर कैसे साम्राज्य को इस्टेब्लिश्ड रखता है, ठीक है, मजबूती के साथ बनाए रखता। तो इस प्रकार से प्रभाकर वर्धन को लगा होगा ऐसा, तो उन्होंने जो उनकी पुत्री थी राज्यश्री, ठीक है, जो उनकी पुत्री थी राज्यश्री, उसका विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक थे ग्रहवर्मा, ठीक है, मौखरी वंश के संस्थापक हरिवर्मा हैं, और जो कन्नौज के मौखरी वंश के शासक हैं ग्रहवर्मा, उनके साथ में प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कर दिया। इसी समय विवाह कर दिया, फिर प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। राज्यवर्धन आप गद्दी प्राप्त कर चुके होते हैं। इसी समय क्या होता है कि ये सब 1605 में घटनाएं घट रही हैं अभी, ठीक है, 1605 में 605 में 605 ईस्वी के आसपास, ठीक है, उसी समय ये सब घटनाएं घट रही हैं। तो इसी समय क्या होता है कि एक और शासक है गौड़ नरेश, ये बंगाल के शासक हैं गौड़ नरेश शशांक, ठीक है, शशांक क्या हाँ ठीक है, ये
तो ये जो शशांक है, ये जिस प्रकार से आप जब यूरोपीय हिस्ट्री पढ़ोगे जर्मनी को, ठीक है, तो बिस्मार्क का नाम आप पढ़ते होंगे। तो जब बिस्मार्क जो आप पढ़ेंगे तो बिस्मार्क के साथ कहा जाता है कि उसके हाथ में 5 गेंदें थी, जिसमें 3 हमेशा आसमान में उछालता रहता था और 2 उसके हाथ में हमेशा मुट्ठी में रहती थी। ठीक है, 5 गेंदें थी उसके पास, जिसमें से 3 आसमान में उछालता रहता था, 2 हमेशा मुट्ठी। मतलब 5 का मतलब वो कंट्री की बात किया है कि कैसे उनसे संबंध रखता था ब्रिटेन से, और ठीक है, और जो भी फ्रांस था उस समय, ऑस्ट्रिया था, तो उस संदर्भ में। ठीक उसी प्रकार से जो यहाँ पर शशांक है आपका बंगाल का, गौड़ नरेश शशांक, तो शशांक क्या करता है कि गौड़ का शासक, ठीक है, गौड़ का शासक, ठीक है, गौड़ वंश है, ठीक है, क्लियर। तो जो बंगाल के जो गौड़ वंश के शासक हैं, ठीक है, शशांक आपके, इसीलिए मैं गौड़ नरेश कह दे रहा हूं, ठीक है। तो जो शशांक हैं ये उसी प्रकार से एक कूटनीतिक चाल चलते हैं और क्या करते हैं कि जो अगल बगल के शासक हैं, ठीक है, जैसे कि जो मालवा का शासक है देवगुप्त, ये उससे शशांक की मित्रता भी होती है और उसके साथ चाल चलते हैं, ठीक है, उसके साथ चाल चलते हैं शशांक देवगुप्त के साथ, और देवगुप्त के माध्यम से किसकी हत्या करवा देते हैं, ठीक है, ग्रह वर्मा की हत्या करवा देते हैं, ठीक है। तो ग्रह वर्मा की ये हत्या करवा देते हैं शशांक, बहुत ही कूटनीतिक चाल चल करके देवगुप्त के माध्यम से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो राजश्री के पति हैं ग्रह वर्मा, उनकी हत्या देवगुप्त कर देता है, जो मालवा का शासक देवगुप्त है, ठीक है। जो गुप्त काल, जो गुप्तोत्तर काल है, उसके जो उत्तरवर्ती शासक हुए हैं, ठीक है, मगध के और मालवा के, तो दोनों क्षेत्र उसी में पड़ता है, ठीक है, इसमें मतभेद भी है इतिहासकारों में। तो जो उत्तरवर्ती शासक है उसी में जो मालवा का एक शासक है देवगुप्त, ठीक है। तो देवगुप्त क्या करता है कि ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है शशांक से मिलकर के। शशांक की ही वो चाल है एक प्रकार से। तो अब क्या होता है कि राज्यवर्धन, जो अभी तक भिक्षु भी बनना चाह रहा था, गद्दी पे बैठ भी गया था, अब उसने कहा कि अब तो हम जरूर बदला लेंगे, ठीक है, जरूर बदला लेंगे। और वो क्या करता है कि राज्यवर्धन अपनी बहन के संरक्षण के लिए और